बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स जो है वो हमने निकाली थी, जिसका क्या एक्सप्रेशन होगा, जो कि आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी आई थी। और उसके अलावा हमने फोर्स की डायरेक्शन देखी थी कैसे निकालेंगे, और वहाँ से हमने बी को जो है डिफाइन किया था और हमने कहा था कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था चैप्टर 12 में, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या कहा था कि किसी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये हमने सारी एग्जांपल ली थी और ये सारे केसेस डिस्कस किए थे, डिफरेंट केसेस। इन द सेम वे आपके पास कोई एरिया है या जैसे आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई या केसेस दिए हुए हैं, कोई भी एरिया है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, उसी तरह से इसकी डेफिनेशन होगी, उसी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, फर्स्टली तो इसकी डेफिनेशन होगी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through an element of area or an area is called as magnetic flux of that area। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन वैसी होगी जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, देखते हैं। देखिए, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए था। ये देखिए, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए वॉज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई हमने इसलिए लिखा था ताकि पता चले ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन कैसे होगी, फाई बी, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा बी, इसलिए हम बी लिखेंगे फाई के नीचे ई की बजाय। और क्या होगा, बी डॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, ई डॉट ए, सॉरी बी डॉट ए, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये देखिए उसी तरह लिखा है, फाई बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए and it is equal to BA cos of theta, with B is the magnetic field strength or magnetic induction, A is the unit area, theta is the angle between B and A। ठीक है, अब यूनिट एरिया उसी तरह से डिफाइन होगा जैसे हमने पहले किया था कि इसका मैग्नीट्यूड वैसे ही होगा जैसे सिंपल एरिया का होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। अमूमन बुक में ना नॉर्मली लिख देते हैं, वो काफ़ी होता है, लेकिन मैं आपको आउटवर्ड इसलिए बता रही हूँ कि नॉर्मल आप ये भी सोच सकते हैं कि डाउनवर्ड भी हो सकता है नॉर्मल, यानी इनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बार बार नॉर्मल के साथ आउटवर्ड का वर्ड ज़रूर बोलती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एरिया होगा, उससे बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, आप जो भी साइड उसकी ले रहे होंगे, जो भी साइड कंसिडर कर रहे होंगे, उसे बाहर की तरफ निकलेगा और नॉर्मल होगा सरफेस के। ठीक है, तो ये जो है ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो जिस तरह हमने पहले केसेस डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये देखिए केस नंबर 1 है, सॉरी आगे चला गया थोड़ा सा जी। ये केसेस डिस्कस नहीं किए हुए, बस एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसी पैटर्न पे अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो आप इसी पैटर्न में करेंगे जिस पैटर्न में हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था। ठीक है, एक एक केस बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये जब एरिया परपेंडिकुलर रखा था उसके लिए है, जब एरिया पैरेलल रखा था उसके लिए है,
और जब कोई स्पेसिफिक एंगल बन रहा था तो ये उसके लिए किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसी पैटर्न पे अलग अलग फिगर बना के तो एक्सप्लेन करेंगे इसको। यहाँ पे इकट्ठा बस एक लाइन में उन्होंने रिजल्ट लिख दिया। ये जो लास्ट लाइन है ये देखिए, ये when the field is parallel to the plane of the area, the angle between field and normal to the area is 90, that is theta equals to 90, so flux through the area in this position is 0। ठीक है, तो इन्होंने जस्ट एक्सप्लेन नहीं किया, इसको रिजल्ट लिख दिया, लेकिन आप वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किया था। तो पहली एग्जांपल ले लेते हैं, फिगर देखें। ये तो एक रैंडम पिक्चर है ना आपको समझाने के लिए। ये वाले फिगर देखें, फिगर 14.5b। अब देखिए हमने एक एलिमेंट ऑफ एरिया को किस तरह रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि उसकी एक साइड जो है ना वो बिल्कुल उसके सामने है फील्ड के। आपको यानी कि अगर आप खुद को एक सरफेस समझें तो आपको फील्ड लाइंस आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इस तरह से आपने एरिया रखा हुआ है। तो अगर आप इसका नॉर्मल ड्रॉ करें, यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें एरिया का, तो किस तरह होगा, इस तरह। ये देखिए, ये जो आपको एरो दिखाया हुआ है ग्रीन एरो, ये क्या है, नॉर्मल है। ये थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होना था ये। ठीक है, यहाँ से इस तरह आउटवर्ड आएगा, तो ये नॉर्मल है और आउटवर्ड है। ठीक है, तो आप ये वाली फेस ले रहे हैं सामने वाली, इसलिए ये इस तरह बना है। अगर आप इसके बैक वाले फेस ले रहे होंगे, बैक साइड ले रहे होंगे, तो ये दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। तो अगर आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेड एरो से शो की गई हैं और यूनिट वेक्टर एरिया जो कि ग्रीन एरो से शो किया गया है, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉज ऑफ 0 1, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये 1 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा बी ए। तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो जब भी ये इस लाइन में रिजल्ट लिखा हुआ है, the field is directed along the normal to the area। नॉर्मल मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है, इसको कह रहे हैं कि जब भी फील्ड सॉरी इस यूनिट वेक्टर को नहीं, इस सरफेस को कह रहे हैं, सरफेस के नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन यूनिट वेक्टर एरिया के पैरेलल है। तो जब भी फील्ड सरफेस के नॉर्मल होगी, एरिया के नॉर्मल होगी, तो यूनिट वेक्टर एरिया और फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा और इस वजह से फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा और उसकी अमाउंट होगी बी ए। ठीक है, अब फिगर सी देख लें। इसमें आपने ऐसे लिटा के रखा हुआ है सरफेस को। ठीक है, अब आप जब लिटा के रखेंगे, थिकनेस बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, इस एरिया की थिकनेस बहुत कम है, आपने यहाँ अज्यूम किया हुआ है। जब फील्ड लाइंस आएंगी तो या तो वो ऊपर से गुजर जाएंगी या नीचे से गुजर जाएंगी। इसकी इतनी थिकनेस तो है नहीं कि इसके बीच में से गुजरें। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने एरिया को रखा है। अब आप इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करें, यूनिट वेक्टर एरिया ड्रॉ करें। ये देखिए नॉर्मल और आउटवर्ड है, तो फील्ड में और इस यूनिट वेक्टर एरिया में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब आप cos 90 कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी 0 और अल्टीमेटली इस मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इन दिस केस when the field is parallel to the plane, प्लेन मतलब फेज ही कह रहे हैं, उस सरफेस को ही कह रहे हैं। तो आपने सरफेस को पैरेलल रखा था। ठीक है, उसके सामने नहीं खड़ा किया था, ऐसे लिटा के रखा था, पैरेलल टू द फील्ड था एरिया आपका। तो उस केस में जो यूनिट वेक्टर एरिया है उसमें और फील्ड में क्या एंगल बन रहा था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और इस वजह से आपका फ्लक्स जो है इस एरिया के थ्रू वो 0 था। वैसे भी अगर हम ये एंगल वैंगल ना सोचें तो आप देख रहे हैं जब एरिया में से कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं करी तो ऑब्वियसली उसका फ्लक्स 0 ही होना है ना। ठीक है, तो इस केस में जो फ्लक्स है वो 0 है। और अगर किसी अब अगर आप फिगर ए देखें, अब फील्ड में और यूनिट वेक्टर एरिया में एक रैंडम सा एंगल बन रहा है थीटा, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बी ए कॉस थीटा से। तो ये जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स था। ठीक है, अच्छा एक और बहुत अहम पॉइंट है, कर्व्ड सरफेस को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। कर्व्ड सरफेस को कैसे ट्रीट करेंगे, ये तो फ्लैट सरफेसेस थी। तो अगर आपको याद हो, मैं आपको चैप्टर दोबारा दिखाती हूँ। ये आपके पास एक कर्व्ड सरफेस थी जिसमें से आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके पिछले लेक्चर्स देखें जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो इसके साथ हमने क्या किया था, हमने इस कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया था। पैचेस इतने छोटे थे कि हर पैच जो है वो फ्लैट था। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास फ्लैट पैचेस आ गए, फ्लैट सरफेसेस आ गए, हमने हर सरफेस के अक्रॉस अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट किया था और बाद में उसको सम कर दिया था। सम करने की वजह से हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट आया था वो इस सरफेस का टोटल फ्लक्स था। ठीक है, यही काम जो है हम इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ किया हुआ नहीं है, आपको बस तरीका बता दिया गया है इस पैराग्राफ के अंदर। In case of a curved surface placed in a non-uniform magnetic field, the curved surface is divided into a number of small surface elements, each element being assumed plane, and the flux through the whole curved surface is calculated by sum of the contribution from all the elements of the surface. बिल्कुल वही तरीका है। कर्व सरफेस आएगी, आप उसको छोटे छोटे फ्लैट सरफेसेस में डिवाइड करेंगे, हर सरफेस के अक्रॉस अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उन सब फ्लक्सेस को सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल एलिमेंट का, टोटल कर्व्ड सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गया तरीका कि किस तरह से हमने कर्व सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब हम आते हैं यूनिट की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट जो है वो है यूनिट। यूनिट हमने देखना है, सबसे पहले तो हम फ्लक्स की यूनिट देखते हैं। ये देखिए जी, ये डेफिनेशन है बी डॉट है। बी का यूनिट हमने क्या निकाला था, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर था। ठीक है, देखिए सॉरी न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर था। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर और पर मीटर कैंसिल होके तो एक मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या यूनिट निकलेंगे, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। और इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम वेबर कहते हैं। इसको कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला यूज कर रहे हैं तो टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बी की जगह टेस्ला और ए की जगह मीटर स्क्वायर, वो टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अमूमन यूज होने वाला यूनिट जो है वो वेबर ही है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स का यूनिट। अच्छा, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है बी जो है इसको हमने दो नाम दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए क्या आएगी, बी इक्वल्स टू फाई बी ओवर ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्चुअली क्या है, यह मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फ्लक्स ओवर ए आएगा ना, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और अगर हम यहाँ से इसके यूनिट निकालें तो क्या आएंगे, देखिए फ्लक्स का भी हमने निकाला वेबर, एरिया का भी हमने निकाला मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से बी के क्या यूनिट आ जाएंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे डिस्कस हुई है। द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू बी। ये क्यों कहा है परपेंडिकुलर टू बी, ये देखें इस केस में, क्योंकि इस केस में हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम था, राइट। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू बी, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर आपको याद हो जब हम डेंसिटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप लेंथ से डिवाइड कर दें, एरिया से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो डेंसिटी बन जाती है। जैसे हम मैस पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं तो वो मैस डेंसिटी होती है, हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं तो वो चार्ज डेंसिटी होती है, हम कोई नंबर ले लें उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो नंबर डेंसिटी होती है। ठीक है, तो डेंसिटीज जो हैं वो खाली वॉल्यूम के साथ नहीं एरिया के साथ भी आ सकती हैं। जब भी आप किसी चीज़ को एरिया पर डिवाइड करेंगे उसको हम
उस चीज की डेंसिटी कहेंगे। तो बी की डेफिनेशन निकालने के लिए हमने यहाँ पे फ्लक्स को एरिया से डिवाइड किया था, तो ये फ्लक्स डेंसिटी बन जाएगी। तो अब बी का तीसरा नाम हमारे पास आ गया फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, क्या क्या हो गया, एक था मैग्नेटिक इंडक्शन, एक था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। और अब तीसरा नाम हमने निकाला व्हिच इज फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी के क्या यूनिट हमने निकाले, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दूसरा नाम आ गया। मैग्नेटिक इंडक्शन पहला नाम, दूसरा नाम क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि तीनों नाम एक ही है तो आप कोई भी यूनिट यूज करें वो एक ही बात होगी। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर व्हिच इज अगेन इक्वल्स टू टेस्ला यानी कि न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये आप उससे डिराइव करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड, magnetic flux and magnetic flux and magnetic flux density. Thank you so much.